हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है आपका शब्दों के अर्थ जानना, दूसरा उस भाषा की व्याख्या संरचना जानना, सी ऑप्शन है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, डी ऑप्शन है उस भाषा का व्याकरण जानना। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। अगर आपको किसी भी भाषा को बहुत अच्छे से सीखना है, आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उस भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता हो। पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा भावनात्मक, तीसरा सांस्कृतिक, फोर्थ ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक। तो अब आप बताइए, 3 साल का बच्चा जो है, आप उससे कैसे विषय पर बात कर सकते हैं जो उसके संज्ञानात्मक दायरे में आता हो। आप छोटे बच्चे से उसी विषय पर बात कर सकते हैं जिस बात का नॉलेज उस बच्चे को हो। ऐसा नहीं है कि 3 साल के बच्चे से आप कुछ ऐसी बातें करने लगे जो उसके संज्ञान में ही नहीं है। तो क्या होना चाहिए, संज्ञानात्मक, है ना, जो उसके संज्ञानात्मक दायरे में हो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की भाषा, पहला ऑप्शन है बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, बी ऑप्शन है तत्सम प्रधान होनी चाहिए, सी ऑप्शन है तद्भव प्रधान होनी चाहिए, डी ऑप्शन है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो आप बताइए कि भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है वो कैसी होनी चाहिए। क्या वो तत्सव प्रधान होनी चाहिए? नहीं, गलत है ये ऑप्शन। तद्भव प्रधान होनी चाहिए? नहीं। क्या उसमें अधिक से अधिक कठिन शब्द होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो जो बच्चों की भाषा है वो उसके घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। बच्चे के स्कूल की भाषा और उसके घर की भाषा में समानता होनी चाहिए, है ना, तभी तो बच्चों को समझ में आएगा। अगर स्कूल में कोई और भाषा प्रयोग की जाएगी, घर में कुछ और बोली जाएगी, तो बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए घर की भाषा और उसके स्कूल की भाषा मिलती जुलती हुई होनी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीकी है। पठन कौशल मतलब पढ़ने का कौशल। पहला, कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के विकास में सहायक होता है। पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ठीक है कि क्लास में एक कॉर्नर बना दिया आपने जहां पे आपने कोई स्टोरी पेस्ट कर दी है या कुछ भी आपने ऐसा लगा दिया जिससे बच्चा पढ़ रहा है, उसको रीडिंग में हेल्प मिल रही। पहला ऑप्शन ठीक है आपका। बी ऑप्शन क्या कहता है, बच्चे को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। एक बात बताओ, जब बच्चा आपस में बैठेंगे और वो किसी भी अपनी पसंद या नापसंद पर आप डिस्कशन करेंगे बच्चे, तो उससे क्या होगा, जब आप बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उससे आपके एक तो बोलने के कौशल का विकास होता है और दूसरा जब आप बोलेंगे तो कोई सुनेगा भी, तो सुनने के कौशल का विकास होता है। तो इसमें तो पठन कौशल का विकास नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जब बच्चे आपस में डिस्कशन करेंगे तो उससे उनके बोलने के और सुनने के कौशल का विकास होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा, पठन कौशल को हमें विकसित करना है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है, बी आपका गलत हो जाता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा, ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। आप एक टीचर हैं और एक बच्चा आपकी क्लास में ऐसा है जिसको दिखाई नहीं देता है, तो अब आपको क्या करना है, उस बालक के प्रति सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे। दूसरा, बालकों को अन्य बालकों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे। सी ऑप्शन, नियमित कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे। डी ऑप्शन है, उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे, उसे श्रव्य सामग्री की सहायता करेंगे। तो जिस बच्चे को नहीं दृष्टिबाधित है, अगर कोई बच्चा, तो आपको क्या करना चाहिए, उसके साथ हमें सामान्य व्यवहार करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि उसके साथ हम किसी तरह की सहानुभूति दिखाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे को बार बार उस चीज का एहसास होगा कि उसको देखने में दिक्कत है ना।
अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। इससे तो फिर बच्चे को ये लगेगा कि मतलब मुझे अन्य बच्चों से अलग रखा जा रहा है ना। नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और साथियों से हम उसकी हमेशा मदद नहीं करेंगे। कभी आवश्यकता पड़ने पर हम बच्चे की मदद कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है, बच्चा अपना काम स्वयं ही करेगा। बच्चे की मदद किस स्थिति में की जाएगी? जब बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। हम बच्चे के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे, हम उसके साथ, और उसे श्रव्य सामग्री की सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि अगर उसको दृष्टि दोष है तो वो सुनकर ही अपने काम को कर सकेगा, और जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं, है ना। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि उस बच्चे के साथ हम सामान्य व्यवहार करेंगे, है ना, और उसे श्रव्य सामग्री की सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है? पहला, भाषा के चारों कौशलों के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति है। बी ऑप्शन, किसी पाठ्य सामग्री का सारांश करना और उसके मुख्य विचार को प्राप्त करना। सी ऑप्शन है, किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचनाओं को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि है। और डी ऑप्शन है आपका, पाठ्य सामग्री के प्रत्येक अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को पढ़ना। तो आप बताइए कि पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है? जब हम बारीकी से पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हम किसी विशिष्ट तथ्य या सूचना को ढूंढने के लिए बारीकी से पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस बात को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? पहला, व्याकरण अनुवाद, दूसरा निगमनात्मक, तीसरा आगमनात्मक, फोर्थ है आपका संप्रेषणात्मक। तो आप बताइए ऐसा कौन सा अधिगम है जिसमें नियमों को सीखने, जो नियमों के सीखने से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, हम नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, और आगमन विधि में क्या होता है, हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा निगमनात्मक, है ना, नियम से उदाहरण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 3 वर्षीय बालक विद्यालय जाए बिना किसी भी व्याकरण समस्त वाक्यों का प्रयोग कर लेता है तथा उसके परिवेश में बोली जाने वाली भाषा भी आसानी से समझ लेता है। इस प्रकार बिना विद्यालय जाए भी भाषा बोल और समझ पाना संबंधित है। अब इसमें क्या कहा है कि बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, और स्कूल जाए बिना ही आप अपने भाषा का व्याकरण वो समझ लेता है, अपनी भाषा को आसानी से बोल सकता है, जबकि वो स्कूल नहीं गया है। तो वो क्या है? बौद्धिक स्तर से संबंधित है, पारिवारिक स्तर से, भाषा का अर्जन, भाषा का अधिगम। तो जब भी बच्चा अपने परिवेश से किसी भाषा को आसानी से सीख जाता है ना, वो जो है उस भाषा का व्याकरण भी समझ जाता है ना। एक व्याकरण स्कूल में जाकर बच्चा सीखता है, लेकिन जब बच्चा अपने एनवायरनमेंट से अपनी भाषा को सीखता है तो वहां भी वो उस भाषा के व्याकरण का बिल्कुल सही, उस व्याकरणिक नियमों की उसे जानकारी तो हो जाती है, पर उसे ये नहीं पता होता कि ये व्याकरण के नियम है, पर वो बोलता बिल्कुल ठीक है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे हैं, अपने घर में, आपके घर में भी होंगे, क्या कहते हैं, मुझे खाना दे दो, तो वो बिल्कुल वाक्य तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उनको व्याकरण की तो समझ नहीं है ना। ये कहाँ से सीखा उन्होंने? अपने परिवेश से उन्होंने भाषा को सीख लिया और उसको बोलने लगे। तो जब कोई भाषा आप अपने परिवेश से सीखते हैं, स्कूल जाए बिना ही किसी भाषा को आप समझ जाते हैं, तो वो क्या होता है, भाषा का अर्जन होता है। और भाषा का अधिगम कब होता है? जब आप स्कूल में जाते हैं, जब किसी भाषा को सीखने के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं, जिस भाषा को सीखने के लिए आपको टीचर की जरूरत होती है, स्कूल की जरूरत होती है, बुक्स की जरूरत होती है, तो वो क्या होता है, भाषा का अधिगम। भाषा अधिगम हमेशा दूसरी लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज का किया जाता है, और जो आपका भाषा अर्जन होता है वो आपकी मदर टंग का होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेक्ट आंसर होगा कि बच्चा अपने परिवेश में बोली जाने वाली भाषा को आसानी से समझ रहा है। तो क्या है वो? भाषा का अर्जन है, क्योंकि वो उसने अपने आसपास के एनवायरनमेंट से उस भाषा को उसने सीख लिया, तो ये भाषा अर्जन है। नेक्स्ट है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? पेवलॉव का, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर स्किनर। तो समाज से अंतःक्रिया करके बच्चा भाषा सीखता है, ये बात आपके वाइगोत्स्की जी कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका आदर्श होगा? पहला ऑप्शन है सहज भाव से चल रहे
विमर्श में व्याकरणिक नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उन्हें पहचानने के अवसर देना। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पहले नियम बताना फिर विस्तृत व्याख्या करना। जहां भी आपको विस्तृत व्याख्या दिख जाए तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा, विस्तृत व्याख्या नहीं करनी है। सी ऑप्शन क्या कहता है, वाक्यों में नियम संरचित कर जितना अधिक संभव हो सके अभ्यास करवाना। डी ऑप्शन है नियम बताना शिक्षार्थियों को नियम याद करने के लिए मदद करना। ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि सहज भाव से चल रहे विमर्श में व्याकरणिक नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उनको पहचानने के अवसर देना। व्याकरण को हमेशा ऐसे ही सिखाना चाहिए। तो व्याकरण शिक्षण के अधिगम के लिए जो आदर्श तरीका है वो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निपुण से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है 2026 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने से जुड़ा भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बी ऑप्शन है आपका 2028 तक माध्यमिक भाषा के सार्वजनिकरण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तीसरा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है। डी ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय शिक्षा युक्ति है। तो आप बताइए निपुण की फुल फॉर्म क्या है। पहले तो आपको ये बतानी है निपुण की फुल फॉर्म क्या है और इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। 2026 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने से जुड़ा भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है निपुण। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और ये जो निपुण कार्यक्रम है, निपुण भारत कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत की गई है और इसका आरंभ कब से हुआ है, 5 जुलाई 2021 से इसका निपुण का आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका पुस्तक के किसी अध्याय में मुख्य विचार को जानने के लिए पठन। बी ऑप्शन है आपका किसी फिल्म का सारांश लिखना। सी ऑप्शन है किसी विज्ञान परक लेख का सारांश लिखना। डी ऑप्शन है अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना। तो आप बताइए इसमें से बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। इन चारों ऑप्शन में बारीकी से आप कहाँ पठन कर रहे हैं, जब आप सेल फोन से अपने प्रिय मित्र का नंबर देख रहे हैं तो आप बारीकी से पठन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे किसी भी भाषा में जो भी आप सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। बी ऑप्शन बच्चे अपनी रुचियों के अनुसार सीखते हैं। सी ऑप्शन बच्चे निष्क्रिय गतिविधियों की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से अधिक सीखते हैं। डी ऑप्शन बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों में सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। तो आप बताइए बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं तो उससे उनकी शब्द संपदा को वो प्रभावित कर सकता है, किस प्रकार। तो आप बताना ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। जो भी आप सबसे अधिक सुनेंगे तो उससे क्या होगा, आप वो सब कुछ सीख जाएंगे। तो वही भाषा जो बच्चे अधिक भाषा जो सुनेंगे वही वो सीखेंगे, तो क्या होगा फिर उससे उनकी शब्द संपदा भी बढ़ेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्ग्राफिया प्रभावित बच्चों में मुख्य रूप से क्या कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया, पहला ऑप्शन है आपका सुनने, दूसरा बोलने, तीसरा पढ़ने, डी ऑप्शन है आपका लिखने। तो डिस्ग्राफिया आपका लेखन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। पढ़ने से संबंधित होता है आपका डिसलेक्सिया। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उसको क्या दिक्कत होगी, उसको डिस्ग्राफिया होगा। और अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है तो उसको क्या दिक्कत होती है, डिसकैलकुलिया, है ना। तो वो किससे प्रभावित होगा, डिसकैलकुलिया से। आपका क्वेश्चन पूछा गया है डिस्ग्राफिया, तो आंसर आपका होगा लिखने में कठिनाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपचारात्मक शिक्षण है। पहला, शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना। बी ऑप्शन है गलत रूप से समझी गई अवधारणाओं को सही। सी ऑप्शन है कक्षा में सजातीयता को बनाए रखना। डी ऑप्शन है आपका नई भाषा गतिविधि से परिचित कराना। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है, अभी इससे पहले की वीडियो भी मैंने आपको बताया था। एक होता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट
और एक होता है आपका रेमेडियल टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, तो जब आप बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो जो लर्निंग में जो गैप रह जाता है, उस गैप का पता लगाना क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। और जब आपने उस गैप को पता लगा लिया, अब हमें उस गैप को खत्म करना है, उस प्रॉब्लम का समाधान करना है। तो जब आप उस गैप को खत्म कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रेमेडियल टीचिंग, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है कि शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियां, उसके लर्निंग में जो गैप रह गए हैं, उसको भरना ही आपका रेमेडियल टीचिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।